इस वीडियो में नजर आ रही 19 साल की मनीषा, जो बाय नेचर बहुत शर्मीली और शांत थी, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित थी, उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका अंजाम इतना खतरनाक और इतना दर्दनाक होने वाला है जिसे देख शैतान भी हिल जाए। इस केस में जो आगे होने वाला है वो ना सिर्फ ढेरों सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सिस्टम के द्वारा हम जैसे आम जनता की आंखों में कैसे धूल झोंकी जा रही है। हम इस केस से जुड़े हर पहलू की बात करेंगे और वो सारे सवाल उठाएंगे जो इस सिस्टम के द्वारा इस केस को दबाने की हर पॉसिबल कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। यह केस है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लोहारू के धानी लक्ष्मण गांव का, जहां 11 अगस्त 2025 को हर रोज की तरह मनीषा अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकलती है, जहां वो एज अ टीचर काम करती थी। मनीषा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी दहलीज से निकले हुए ये कदम अब वापस घर कभी नहीं लौटेंगे। उसी दिन मनीषा दोपहर के लगभग 2 बजे अपने स्कूल से निकलती है नर्सिंग कॉलेज में अपना एडमिशन फॉर्म लेने के लिए, और ये बात उसने अपने पिताजी और दादाजी को बताई हुई थी। लेकिन मनीषा को गए हुए अब कई घंटे हो गए थे और शाम के लगभग 4 बज चुके थे। मनीषा घर नहीं लौटी थी। शाम के करीब 6 बजे मनीषा का फ़ोन उसके पिता संजय के पास आता है, लेकिन यह 10 सेकंड की चली कॉल में मनीषा कुछ नहीं कहती और 10 सेकंड बाद फ़ोन कट जाता है। मनीषा के पिता संजय मनीषा को दोबारा कॉल करते हैं तो मनीषा का फ़ोन अब स्विच ऑफ जा रहा था। मनीषा के पिता के दिल में एक अनहोनी होने का डर बैठ गया था। वो बिना कुछ सोचे समझे मनीषा के उसी कॉलेज में जाते हैं जहाँ से वो एडमिशन फॉर्म लेने गई थी। जब मनीषा के पिता उस कॉलेज में गए, देखा कि वहाँ नीचे रिसेप्शन पे 3 आदमी बैठे हुए हैं। मनीषा के पिता उनसे मनीषा के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो तीनों आदमी ये बोलकर मना कर देते हैं कि मनीषा नाम की कोई लड़की हमारे कॉलेज में नहीं आई और ना ही कोई एडमिशन फॉर्म किसी मनीषा लड़की के द्वारा लिया गया। लेकिन मनीषा के पिता ने एक बात नोटिस की कि वो तीनों आदमी नशे में धुत हैं, उन तीनों ने शराब पी हुई है। अब मनीषा के पिता बिल्कुल समझ चुके थे कि उनकी बेटी के साथ ज़रूर कुछ गलत हो चुका है। मनीषा के पिता बिना देरी किए, बिना वक्त गवाए सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस मनीषा के पिता संजय को यही कह के टाल देते हैं कि जवान लड़की है, अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई होगी या उसका कोई लव एंगल हो सकता है। लेकिन जब संजय ने पुलिस को बताया कि वहां पे 3 लोग शराब के नशे में धुत बैठे हुए थे, तो पुलिस फिर उसी कॉलेज में जाती है और स्टाफ से सीसीटीवी फुटेज मांगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कॉलेज पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए मना कर देता है और पुलिस बिना कुछ करे वापस पुलिस स्टेशन आ जाती है और इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है। पुलिस ने मनीषा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन तक ट्रेस करना ज़रूरी नहीं समझा। अब मनीषा के पिता निराश होकर घर वापस लौट जाते हैं और अब दिन आता है 13 अगस्त 2025 का। 13 अगस्त को मनीषा के पिता संजय के पास पुलिस का फ़ोन आता है। वो संजय से कहते हैं कि उसी आइडल कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर दूर नहर के पास एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है और संजय को वहां पर आना होगा उसकी शिनाख्त करने के लिए। ये बात सुनकर संजय का दिल बैठ गया था। संजय अपने आप को संभालते हुए खेतों की तरफ जाता है जहां पे पुलिस ने उन्हें बुलाया था। जब संजय उस बॉडी को देखते हैं तो संजय की मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वह लड़की कोई और नहीं, संजय की बेटी मनीषा ही थी। उनकी बेटी उनके सामने बेजान पड़ी थी और बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि देखकर किसी का भी दिल सहम जाए। मनीषा की बॉडी एक खेत में पड़ी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था, उसकी आंखें गायब थी। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर एसिड डालकर उसको जलाने की कोशिश की गई हो। चेहरा इस कदर जल चुका था कि जो जबड़ा था वो पूरा नजर आ रहा था। मनीषा की गर्दन गायब थी, सिर्फ कुछ इंच से ही शरीर से जुड़ी हुई थी। मनीषा की मौत की एक खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लोगों में गुस्सा तब फूटा जब पुलिस की लापरवाही के कारण मनीषा की ये हालत हुई। गुस्साई भीड़ को देख पुलिस ने उस क्राइम सीन को सीज किया और मनीषा की बॉडी को भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस के शुरुआती रवैये की वजह से यह गुस्सा और ज्यादा लोगों में बढ़ गया, क्योंकि सभी का कहना था कि अगर पुलिस समय रहते इस केस पर एक्शन लेती तो आज शायद मनीषा जिंदा होती। धरने पर बैठे सभी लोगों की जुबान पर यही था कि उन्हें मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए और वो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब
तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिल जाता, उसके कातिलों को सजा नहीं मिल जाती। लेकिन मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया, उसके लिए मनीषा के परिवार और हरियाणा के लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। इनफैक्ट उससे तो केस की पूरी तस्वीर ही बदल गई। जिसने भी बॉडी को देखा वो यही कह रहा था कि मनीषा का पहले रेप किया गया, उसके बाद फिर उसे टॉर्चर कर उसका मर्डर कर दिया गया। लेकिन 14 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मनीषा की किडनी और इंटेस्टाइन से ऑर्गेनोफॉस्फोरस के सैंपल मिले, जो कि एक तरीके का जहर है। और रेप के एंगल को ये कह के डिनाई कर दिया गया कि मनीषा की बॉडी या कपड़ों पर किसी भी तरीके का सीमन नहीं पाया गया और ना ही उसकी बॉडी पर किसी भी तरीके के स्ट्रगल के मार्क्स हैं। तो पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस नतीजे पर पहुंचती है कि मनीषा का ना ही रेप हुआ ना ही मर्डर हुआ, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। इसके बाद मनीषा के परिवार के साथ पूरे राज्य की जनता का पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूटना तय था और वो हुआ भी। इसलिए केस में लीपापोती के लिए सरकार ने कुछ पुलिस वालों का ट्रांसफर किया और कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। बात ज्यादा ना फैले इसलिए इंटरनेट को भी कुछ जगह पर बंद कर दिया गया और घर वालों को शांत करने के खातिर 16 अगस्त को मनीषा की बॉडी को सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल भेजा गया। पर यहाँ की रिपोर्ट तो इससे भी ज्यादा फर्जी निकली। पीजीआई मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर कुंदन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मनीषा के गले पे जो कट हैं वो इर्रेगुलर कट हैं और ये आशंका है कि किसी जंगली जानवर ने मनीषा की गर्दन को काटा हो। और सेम वही बात दोहराई गई और रेप के एंगल को डिनाई कर दिया गया कि मनीषा और उसके कपड़ों पर किसी भी तरीके का सीमन नहीं मिला, इसलिए मनीषा का रेप नहीं किया गया। चेहरे की बुरी कंडीशन के पीछे एसिड अटैक नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर का हाथ होना जैसी बातें बताई गईं। ये सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मनीषा के घर वालों तक पहुंची तो मनीषा के घर वालों ने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और यह मांग की कि जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, उसके कातिल पकड़े नहीं जाते, हम मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 18 अगस्त को अचानक पुलिस ये क्लेम करती है कि उन्हें मनीषा का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला है जो उन्हें बॉडी के पास से मिला है। अब सवाल ये था कि आखिर इतने दिनों बाद पुलिस के पास ये नोट कैसे आया और अगर ये नोट पहले से ही रखा था तो इसको इतने दिनों तक छुपाकर क्यों रखा गया। अब मनीषा के परिवार को पूरा विश्वास हो चुका था कि किसी बड़े शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, किसी पहुंचे हुए ऐसे इंसान को बचाया जा रहा है जो इस केस के पीछे का असली गुनहगार है। इंसाफ और न्याय के लिए उठी आवाज को शांत करने के लिए एक दिन बाद हरियाणा के सीएम का ट्वीट आता है कि मांग के मुताबिक इस केस की सीबीआई जांच होगी और एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम भी होगा। बट मैं सच कहूं तो मनीषा के केस में स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम में इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको डिटेल में समझाता हूं। पुलिस ने एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ नहीं किया, ना ही समय रहते सख्ती से कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और ना ही क्राइम सीन को प्रिजर्व किया, ना ही मनीषा का मिसिंग फोन ढूंढा गया, ना ही उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक की गई, ना ही उसकी लास्ट एक्टिव लोकेशन चेक की गई, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक बेसिक स्टेप होता है। बॉडी की कंडीशन देखकर यह साफ था कि गर्दन और उसके पूरे हिस्से को जानबूझकर कंप्लीटली डैमेज किया गया था, क्योंकि सिर्फ गर्दन ही एक ऐसी चीज थी जिससे यह पता लग सकता था कि मनीषा की हत्या गर्दन घोट के की गई है। पुलिस और डॉक्टर्स का कहना है कि मनीषा को किसी जंगली जानवर ने खाया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम पुलिस और डॉक्टर्स के इस वर्जन को एडमिट कर लें, मान लें कि उसको किसी जंगली जानवर ने खाया होगा, तो मनीषा और उसके कपड़ों से किसी भी जानवर का किसी भी तरीके का सलाइवा क्यों नहीं मिला। यह जाहिर है कि अगर कोई जंगली जानवर किसी आदमी को खाता है तो उसका सलाइवा उसकी बॉडी या कपड़ों पर लगता है, लेकिन मनीषा के केस में किसी भी जंगली जानवर का कोई सलाइवा नहीं मिला। मनीषा के कपड़े बिल्कुल अनटच थे। दोस्तों, अगर कोई जंगली जानवर किसी आदमी को खाता है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रगल करता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी पर खरोंच के निशान आते हैं, उसके कपड़े फट जाते हैं। लेकिन मनीषा के केस में ऐसा कुछ नहीं था। मनीषा के कपड़े इंटैक्ट थे, शरीर पर घुटनों के अलावा और कहीं भी किसी भी तरीके के स्ट्रगल के मार्क्स नहीं थे। यानी ये थ्योरी तो सच को छुपाने के लिए बनाई हुई लगती है। बॉडी में कोई भी ऑर्गन मिसिंग नहीं था और नेक के नीचे की पूरी बॉडी इंटैक्ट थी। दोनों ही हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स खुद में ही कंट्राडिक्टरी हैं। सरप्राइजिंगली रेप के एंगल को सिर्फ ये बोलकर डिनाई कर दिया गया कि सीमन का कोई भी स्ट्रेन मनीषा की बॉडी या कपड़ों पर नहीं मिला। बट एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नॉन प्रेजेंस ऑफ सीमन ऑन बॉडी एज वेल एज ऑन क्लोथ्स इज इममटीरियल। यानी बॉडी या कपड़ों पर सीमन का मिलना या ना मिलना रेप होना या ना होने को प्रूव नहीं करता।
पॉइजन वाले एंगल से देखा जाए तो क्राइम सीन से बॉटल, रैपर या किसी भी तरीके का कुछ पेपर कुछ तो मिलना चाहिए था, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और पॉइजन खाने के बाद के साइन जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरीके का कोई भी पोस्टमार्टम में जिक्र नहीं है। क्राइम सीन पर मनीषा की जूतियां इस तरीके से मिली जैसे किसी ने जानबूझकर उतार के फेंकी हों। क्राइम सीन पर शराब की बोतलें मिली थीं और कुछ गाड़ी के टायर के निशान भी थे, लेकिन उनका फॉरेंसिक टेस्ट कराना पुलिस ने जरूरी नहीं समझा। एफर्ट्स के नाम पर पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, ना ही मनीषा की कॉल रिकॉर्डिंग्स, उसके फ्रेंड सर्कल, स्कूल, रिलेटिव्स, कोई स्टेटमेंट्स, कुछ भी नहीं लिया गया। ना ही लड़ाई झगड़े और किसी अफेयर के एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया। इस केस में पुलिस और हॉस्पिटल द्वारा जो भी रीजंस बताए गए हैं वो सारे रीजंस खोखले लगते हैं। इसमें सबसे पहले आता है वो सुसाइड नोट। एक बात बताइए दोस्तों, अगर कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा है, सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले वो एक नोट लिख रहा है, तो उस स्टेज पे इंसान की मेंटल स्टेट बहुत ही खराब होगी, जिसके कारण उसकी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है। लेकिन मनीषा के केस में पुलिस ने जो सुसाइड नोट प्रोड्यूस किया है उसमें मनीषा की हैंडराइटिंग बहुत साफ नजर आ रही है। दिखने में ऐसा लग रहा है मानो लिखने वाले ने बहुत ही आराम से काम डाउन होकर इस नोट को लिखा हो। अगर पॉइजन की बात करें तो पुलिस ने अपने वर्जन को प्रूफ करने के लिए ये तक दिखा दिया कि मनीषा बहुत डिप्रेशन में थी, वो शॉप पे गई, पॉइजन लिया, उसका बिल लिया और रजिस्टर में एंट्री भी की। आप खुद सोचिए दोस्तों, नॉर्मल सिटीज में, अर्बन एरियाज में भी लोग अक्सर बिल नहीं लेते, किसी भी तरीके की कोई एंट्री नहीं करते। तो हरियाणा के भिवानी में एक महिला जो कि बहुत डिप्रेशन में है, वो केमिस्ट पे जाती है, पॉइजन लेती है, उसका बिल लेती है और उसकी रजिस्टर में एंट्री भी करती है। इन सारे फैक्ट से ये साफ नजर आ रहा है कि पुलिस प्रशासन कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है और किसी बड़े इंसान को, पहुंचे हुए व्यक्ति को बचाया जा रहा है, जिसका इस केस में सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। बीते कुछ केसेस को देखते हुए मुझे ये उम्मीद बहुत कम लग रही है कि सीबीआई इस केस के पीछे कुछ अच्छा करेगी, कातिलों को हमारे सामने लेकर आएगी। तो दोस्तों, फाइनली ये पूरा केस क्या दिखाता है? यही कि इन्वेस्टिगेशन में इतने लूप होल्स हैं कि अगर असली कातिल पकड़े भी जाएं तो वह भी बड़े आराम से कानून की गिरफ्त से बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर विद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेप और अटेम्प्ट टू रेप। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस केस के कातिल जल्दी से जल्दी हम लोगों के सामने आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, जिससे कि इस केस को कोलकाता मर्डर केस की तरह दबाया ना जा सके। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।